भारत जैसे विशाल और विविध देश को चलाना, जानते हैं, एक तरह से किसी रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ हजारों साल पुरानी आस्था और परंपराएं हैं, तो दूसरी तरफ आज के दौर के आधुनिक अधिकार। एक और देश को आगे ले जाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हमारे पर्यावरण को बचाने की चिंता। तो आज हम भारत के इसी महान संतुलन के 4 सबसे बड़े और सबसे मुश्किल इम्तिहानों को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपनी चर्चा में देखेंगे कि कैसे सबरीमाला मंदिर में आस्था और संवैधानिक अधिकार आमने सामने आ गए। फिर हम ये समझेंगे कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन जैसे 2 दोस्तों के बीच अपनी विदेश नीति को कैसे संतुलित करता है। हम ये भी जानेंगे कि क्या भारत विकास की इस तेज रफ्तार दौड़ में पर्यावरण को पीछे छोड़ देगा। और हाँ, आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करेंगे कि क्या इस डिजिटल दुनिया में हमारी निजी जिंदगी, हमारी प्राइवेसी वाकई में सुरक्षित है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जो सीधे तौर पर भारत के सामाजिक ताने बाने से जुड़ा है। सबरीमाला मंदिर, यहाँ सदियों से एक परंपरा चली आ रही थी, पर फिर देश के संविधान ने उसी परंपरा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये कहानी है आस्था और अधिकारों के बीच हुए शायद सबसे बड़े टकराव की। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या धर्म के नाम पर किसी को किसी जगह से बाहर रखना सही है? क्या संविधान जो धार्मिक आज़ादी देता है वो उसी संविधान के दिए गए बराबरी के अधिकार से ज्यादा बड़ा है? ये एक ऐसा कानूनी और नैतिक पेच है जिसमें हमारी अदालतें आज भी एक सही जवाब ढूंढ रही हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो मील का पत्थर बन गया। अदालत ने साफ साफ कहा कि मंदिर में कुछ उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक असंवैधानिक है। बस इस एक फैसले ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया, तो कुछ ने इसे अपनी आस्था पर सीधा हमला माना। अब देखिए, ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए अदालतें अब तक एक खास टेस्ट का इस्तेमाल करती थी, जिसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस या ERP टेस्ट कहते हैं। मतलब जज ये तय करते थे कि कोई भी धार्मिक रस्म उस धर्म के लिए कितनी जरूरी है। अगर वो बहुत जरूरी है तो उसे बदला नहीं जा सकता। ये कुछ वैसा ही है जैसे ये तय करना कि केक बनाने के लिए मैदा एसेंशियल है या नहीं। लेकिन इस टेस्ट के साथ कई बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि जज कोई धर्मगुरु तो होते नहीं है, तो वो ये कैसे तय कर सकते हैं कि किसी धर्म के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। मतलब अलग अलग जज एक ही मामले में अलग अलग फैसला दे सकते हैं। और सबसे बड़ी और जरूरी बात, क्या कोई भी जरूरी रस्म किसी इंसान के मान सम्मान और गरिमा से बड़ी हो सकती है? तो इसी के जवाब में एक नया आइडिया सामने आया है, जिसे हम एंटी एक्सक्लूजन या भेदभाव विरोधी टेस्ट कह सकते हैं। ये टेस्ट ये नहीं पूछता कि ये रस्म धर्म के लिए कितनी ज़रूरी है, नहीं, ये पूछता है कि क्या ये रस्म किसी इंसान के साथ भेदभाव कर रही है और उसकी गरिमा को चोट पहुंचा रही है। मतलब अब फोकस धर्म की किताबों से हटकर इंसान के सम्मान पर आ गया है, जो कि संविधान की मूल भावना है। चलिए अब देश की सरहदों से बाहर निकलकर कूटनीति के अखाड़े में चलते हैं। यहाँ भारत को एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। एक तरफ है उसका नया और मजबूत रणनीतिक दोस्त इजराइल, और दूसरी तरफ है उसका पुराना और ऐतिहासिक साथी फिलिस्तीन। ये एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक रस्साकशी है। देखिए, ये सवाल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े देश के लिए बहुत अहम है। एक देश अपने फायदे, अपने पुराने वादों और दुनिया में चल रही राजनीति के बीच सही रास्ता कैसे चुनता है? भारत की पश्चिम एशिया को लेकर जो नीति है वो इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। अगर इस रिश्ते की कहानी देखें तो पता चलता है कि कैसे 2 देश धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। 1950 में जब भारत ने सिर्फ मान्यता दी तो एक झिझक थी। 1992 में पूरी तरह से रिश्ते बने, और 2017 में जब भारत के प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल गए तो ये एक मजबूत दोस्ती का ऐलान था। ये रिश्ता जरूरत और रणनीति के हिसाब से लगातार मजबूत होता गया है। और ये दोस्ती सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। आंकड़े देखिए, जहां 1992 में दोनों देशों के बीच सिर्फ $20 करोड़ का व्यापार था, वहीं 2022 तक ये बढ़कर $10 अरब से भी ज्यादा का हो गया। मतलब 30 सालों में 50 गुना से भी ज्यादा की छलांग। जाहिर है ये रिश्ता आर्थिक रूप से बहुत अहम है। इस साझेदारी के असल में 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है डिफेंस यानी रक्षा। इजराइल भारत के सबसे बड़े हथियार सप्लायर्स में से है। दूसरा है इकोनॉमी, जहां व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा है टेक्नोलॉजी।
खासकर खेती, पानी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इजरायल की तकनीक भारत के बहुत काम आ रही है। और चौथा स्तंभ है लोग। आज हजारों भारतीय कामगार इजरायल में काम कर रहे हैं और दोनों देशों को और करीब ला रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी दुविधा की जिसमें आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया फंसी हुई है। एक तरफ विकास का तेज रफ्तार इंजन है जिसे धीमा नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ है जलवायु परिवर्तन का बढ़ता हुआ खतरा जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत को अपनी फैक्ट्रियों को भी चलाना है और इस धरती को भी बचाना है। ये आज के दौर का सबसे बड़ा संतुलन है। ये चुनौती उन इंडस्ट्रीज के लिए और भी बड़ी हो जाती है जिनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, जैसे कि स्टील और सीमेंट की फैक्ट्रियां। सवाल ये है कि क्या इन्हें बिना बंद किए साफ सुथरा बनाया जा सकता है? तो यहीं पर कार्बन कैप्चर जैसी टेक्नोलॉजी एक उम्मीद की किरण की तरह नजर आती है। देखिए, भारत की तरक्की काफी हद तक सीमेंट, स्टील और केमिकल जैसी इंडस्ट्रीज पर टिकी है। घर बनाने से लेकर गाड़ियां बनाने तक हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन मुश्किल ये है कि यही इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ती हैं, और इन्हें सिर्फ सोलर या विंड एनर्जी जैसी क्लीन एनर्जी से नहीं चलाया जा सकता। तो ये कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, ये एक तरह का जादुई फिल्टर है। स्टेप 1, ये फिल्टर फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है और हवा में जाने से रोक लेता है। स्टेप 2, फिर ये उस पकड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकली बदल देता है। और स्टेप 3, उस बदली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से पेट्रोल, प्लास्टिक या सीमेंट जैसी काम की चीजें बना ली जाती हैं। मतलब एक तरह से कचरे को खजाने में बदलना। लेकिन ये जादू सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं। सबसे पहली चुनौती है लागत। ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत महंगी है। दूसरी, पकड़ी हुई कार्बन को ट्रांसपोर्ट करने और स्टोर करने के लिए हमारे पास जरूरी पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और फिर सरकार की तरफ से भी अभी कोई बहुत साफ पॉलिसी नहीं है, जिससे कंपनियां इसमें पैसा लगाने से हिचकिचा रही हैं। और अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। इस डिजिटल दुनिया में जहां हमारा फोन हमारी हर एक हरकत पर नजर रखता है, क्या हमारी निजी जिंदगी, हमारी प्राइवेसी सच में निजी रह गई है? ये प्रगति और गोपनीयता के बीच का संतुलन है। इस एहसास को समझने के लिए एक पुरानी थ्योरी है जिसे पैनोप्टिकॉन कहते हैं। ये एक ऐसी जेल का डिजाइन था जिसमें कैदियों को हमेशा लगता था कि उन पर नजर रखी जा रही है, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। इसका असर ये होता था कि वो डर से खुद ही अनुशासन में रहते थे। आज हमारा स्मार्टफोन और इंटरनेट हमारे लिए वही पैनोप्टिकॉन बन गए हैं। हमें हमेशा ये एहसास होता है कि कोई ना कोई, चाहे वो सरकार हो या कोई बड़ी कंपनी, हम पर नजर रख रही है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि 2017 से पहले तक भारत में प्राइवेसी या निजता को एक मौलिक अधिकार का दर्जा हासिल नहीं था। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि निजता का अधिकार जीने के अधिकार यानी आर्टिकल 21 का ही एक हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसी फैसले के बाद सरकार 2023 में लोगों के डेटा की सुरक्षा के लिए एक नया कानून लेकर आई। लेकिन इस नए डेटा प्रोटेक्शन कानून पर भी कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इस कानून में सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बहुत ज्यादा छूट दी गई है, जिससे वो किसी के भी डेटा तक पहुंच सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि इससे पत्रकारों के लिए खतरा बढ़ सकता है और सूचना का अधिकार यानी आरटीआई भी कमजोर हो सकता है। और यहीं आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या हमारा संविधान, जो हमें इतने सारे अधिकार देता है, वो हमें इस नई डिजिटल निगरानी से बचा पाएगा, या फिर भविष्य में सरकार और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां ही हमारी जिंदगी को कंट्रोल करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर आने वाले वक्त में खोजना होगा।